अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट फंक्शंस को डिस्कस किया था और फिर उनकी जो अलजेब्रिक ट्रीटमेंट थी उसको डिस्कस किया था, जिसमें सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन थी। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शंस से रिलेटेड हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो दिया गया है, उसमें है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस एज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। सो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो रिलेशन या फंक्शंस हैं उनके बारे में मैं डिस्कस किया था कि अगर एक्स और वाई जो हैं वो सेपरेटेड हों बाय द इक्वलिटी साइन, तो उनको हम कहते हैं एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मीन अलग अलग। और अगर वो मिक्स्ड फॉर्म में है तो उनको हम कहते हैं इम्प्लिसिट, जैसे एक्स वाई जी या एक्स वाई स्केयर या एक्स स्केयर वाई, लाइक दैट। सो the first example, number one, it is y is equal to x square minus 3x plus 5। तो इस एग्जांपल में y जो है वो एक साइड पे है और x की टर्म्स जो हैं वो दूसरी साइड पे हैं, तो ये प्योर एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। नेक्स्ट जो है दैट इज एक्स वाई, दैट इज मिक्स वन, तो ये इम्प्लिसिट होगा। देन नेक्स्ट इज वाई प्लस वन इज इक्वल टू 5/x, तो इसको हम रीअरेंज कर सकते हैं बाय कीपिंग द वाई ऑन लेफ्ट साइड, वी विल ब्रिंग वन ऑन अदर साइड। तो ये जो है ये भी एक एक्सप्लिसिट फंक्शन होगा। नेक्स्ट दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस वाई इज इक्वल टू 16, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। देन एक्स क्यूब वाई, अब इसमें भी मिक्स है तो ये भी इम्प्लिसिट होगा। देन वाई इज इक्वल टू, अब देखें इसमें जो है ये हमें एक्सप्लिसिट लग रहा था, लेकिन इसमें जो वाई है उसको कॉमन लिया जा सकता है। तो उसको कॉमन लेके हमने उसको y इज इक्वल टू 27/x³ प्लस एक्स स्क्र माइनस 4 कर दिया है। तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हमने क्रिएट किया है। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज एक्स स्क्र वाई, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमें बाहिर एक्सप्लिसिट नहीं लग रहा होता तो उसको हम एक्सप्लिसिट बना भी सकते हैं। अगर उसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है या उसको किसी चीज़ से डिवाइड करके या प्लस करके उसको सिंप्लीफाई करके या उसको रीअरेंज करके हम इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट बना सकते हैं। सिमिलरली एक्स स्क्वायर वाई जो है ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। एग्जांपल नंबर 6 है वाई इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसको भी देखें, हम रीअरेंज कर सकते हैं। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है, जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 को वाई के साथ, और फिर जो है उसमें से हमने एक्स की टर्म्स को एक साइड पे किया, वाई की टर्म्स को एक साइड पे किया, और फिर बाय कीपिंग द वाई ऑन लेफ्ट साइड हमने एक्स को डिवाइड कर दिया है डिनोमिनेटर में। तो इस तरह हमने इसको जो है वो इम्प्लिसिट फंक्शन बनाया है बाय रीअरेंजमेंट। सिमिलरली नेक्स्ट जो है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1/6, तो इसमें जो है वो हमने कंप्यूट करना है एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 1 2 3 -1 -2। इन केस में हमने वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो फाइंड करनी है। तो फर्स्ट एग्जांपल में हम 0 पुट करेंगे, वी विल गेट 1/6। 1 पुट करेंगे 2/3, 2 पुट करेंगे तो 7/6, 3 पुट करेंगे तो 5/3, देन -1 पुट करेंगे तो -1/3, और -2 पुट करेंगे तो -5/6। तो ये सब जो है वैल्यू ऑफ द फंक्शंस हैं।
नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है टॉपिक वो है एप्लीकेशंस ऑफ द फंक्शन। ये इस वाले से भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी हमने अब तक पढ़ा है 3-4 लेक्चर्स में, ठीक है, तो उसका पढ़ने का जो है वो मकसद क्या था, ठीक है, और उससे पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या हुआ है, तो वो हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ द फंक्शंस में। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि डिफरेंट जो सेट ऑफ डाटा है उसे हम रिलेशन जो है वो बना सकते हैं। मींस कि हमारे पास कोई एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स हैं जैसे कि बॉयल्स लॉ की या चार्ल्स लॉ की, तो उससे हम रिलेशन और फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है, और फिर आगे उससे हम ग्राफ ड्रॉ करके अननोन वैल्यूज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास कोई डाटा हो और उसको हमने फंक्शन में कन्वर्ट करना हो, कोई स्टेटमेंट हो उसको हमने फंक्शन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, तो उसको भी हम फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फंक्शन का मतलब जैसे कि ये वर्ड से ही जाहिर है, फंक्शन। फंक्शन मीन कि वो खुद ब खुद जो है वो आपको रिजल्ट या आंसर जो है वो जनरेट करके देता है। आप जस्ट उसके अंदर वेरिएबल पुट करते हैं और वो खुद ब खुद ही आपको आंसर निकाल कर देता है। आपको जो लिबोरियस या आपको जो लेंथी कैलकुलेशंस हैं वो नहीं करनी पड़ती। और उसका ये भी फ़ायदा है कि जो कोई अननोन वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, आप उनके ऊपर भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन या आंसर जो है वो निकाल सकते हैं। और उसमें आप जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं उनके अगेंस्ट, नेगेटिव वैल्यूज़ के अगेंस्ट, या कोई अभी ऐसी वैल्यूज़ जो कि आपकी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, आप उनके ऊपर भी चेक कर सकते हैं कि क्या आपका जो फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब जो है वो हम एक फर्स्ट एग्जांपल करेंगे। इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है, in a chemical reaction the rate of concentration of product formed with respect to time is 0.4 for first 50 seconds and 0.6 for later on. Find the concentration function of the product formed for t seconds. इसमें वो कह रहा है कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमने कुछ रिएक्टेंट्स लिए हैं जो कि प्रोडक्ट में जो है वो कन्वर्ट हो रहे हैं, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है, ठीक है, उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। तो रेट का मतलब ये है कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमारे पास बन रही है, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो हम देख रहे हैं। तो उसका जो रेट है दैट इज 0.4 फॉर फर्स्ट 50 सेकेंड्स एंड 0.6 क्योंकि जैसे हम कोई रिएक्शन जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट में जो है वो रिएक्शन रिलेटिवली स्लो होता है। तो जैसे ही रिएक्शन जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी अचीव करता है, तो फिर उसका जो रेट है, मीन्स के जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो उसकी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। स्टार्ट के अंदर क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है, तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो स्टार्ट में रिलेटिवली स्लो होते हैं। तो इसलिए वो इसमें भी ऐसे ही है कि 0.4 जो है रेट वो उसका स्टार्ट में है इन द फर्स्ट 50 सेकेंड, लेकिन आफ्टर 50 सेकेंड्स मीन्स 51 सेकेंड्स ऑनवर्ड उसका जो रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और वो 0.6 हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि आप एक कंसंट्रेशन फंक्शन बनाएं फॉर द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फॉर टी सेकेंड्स, यानी कि हम किसी भी टाइम पे अगर कंसंट्रेशन जो है वो चेक करना चाहें कि कितनी प्रोडक्ट जो है वो बन चुकी है, तो हम टाइम की वैल्यू जो है वो
फंक्शन में पुट करें और हमारे पास कंसंट्रेशन की जो है वैल्यू आ जाए। तो अब इसके लिए जब हम फंक्शन बनाएंगे तो हमारे पास जो डाटा है उसमें ये है कि फर्स्ट जो 50 सेकेंड्स हैं उसके लिए जो हमारे पास रेट है दैट इज 0.4। तो होगा ये कि टी लेस देन इक्वल टू 50, इनके 50 से लेस होगा टाइम या इक्वल होगा। तो उसकी जो कंसंट्रेशन डिपेंड करेगी वो डिपेंड करेगी 0.4x पे। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से 0.4t। तो x जो है दैट इज द टर्म यूज फॉर द टाइम। तो x जो है इसको आप x जो है इसको आप टाइम जो है कंसिडर करेंगे दैट इज द टाइम। तो वो जो होगा वो 0.4 टी हो जाएगी, 0.4 टी। लेकिन अगर जैसे कि आफ्टर 50 सेकेंड्स जो है वो रेट इंक्रीज हो जाता है तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो कैसे होगा। तो उसके लिए फिर हम नया एक फंक्शन बनाएंगे व्हेन टी ग्रेटर देन 50 देन कंप्यूटेशन रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 0.4t प्लस 0.6t माइनस 50। अब ये जो फंक्शन है इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है 0.4t और सेकंड पार्ट है 0.6t माइनस 50। इट मीन दैट कि अगर आपका t की वैल्यू जो है वो 50 से ज़्यादा है, अगर t की वैल्यू 50 से ज़्यादा है तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। और अगर आपकी t की वैल्यू जो है वो 50 या उससे कम है तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी t की वैल्यू है 45 सेकेंड तो आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। 49 है तो भी ये वाला यूज़ करेंगे, 50 है तो भी ये यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे ही 51 सेकेंड होगा तो फिर आप ये वाला फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला फंक्शन जो है आपको आंसर नहीं देगा, अगर देगा तो रॉन्ग देगा। तो इसकी जो डोमेन है दैट इज दिस वन, टी लेस देन इक्वल टू 50। और इसकी जो डोमेन है दैट इज टी ग्रेटर देन 50। अगर आपके पास टी की वैल्यू 50 से ज़्यादा है, 51 है, 52 है, 100 है, 200 है, तो फिर आप ये वाला फंक्शन यूज़ करेंगे। अगर आप इस फंक्शन के अंदर लेस देन 50 या 50 वाली वैल्यू पुट करेंगे तो भी आपका आंसर रॉन्ग आएगा। तो इसमें आप क्या करेंगे, टी की वैल्यू जो है वो आप इसमें पुट करेंगे और फिर आप उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो मैं इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर देता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जैसे ये उसमें ये टी होगा और इस टी की जगह पे हम जो है वो 50 करते हैं। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि इसमें अगर फॉर एग्जांपल आपने 45 सेकंड पे चेक करना है तो आप यहाँ पे टी की वैल्यू 45 लगाएंगे। तो 45 लगाने से आपके पास जो आंसर आएगा वो 90 और 180, दैट विल बी द 180। आपको आंसर आ जाएगा 180, 180 ग्राम्स और मिलीग्राम्स और मोल्स जो भी आपके पास कंसंट्रेशन के यूनिट होंगे। इसी तरह अगर आपके पास है 90 तो आप क्या करेंगे कि ये देखें 50 तक तो ये कैलकुलेट करेगा 50 सेकंड्स तक, और उसके आगे आप क्या करेंगे 50 तक ये कैलकुलेट करेगा, 50 से आगे कितने सेकंड्स हैं, 40 सेकंड्स हैं 90 तक। तो आप इधर जब टी की वैल्यू पुट करेंगे 90 तो वो -50 कर देगा जो जिसको आप यहाँ पे कैलकुलेट कर चुके हैं। तो रिमेनिंग आएगा 40 और 40 को आप 0.6 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो एक्चुअली 90 के अंदर फर्स्ट 50 सेकंड्स का रेट 0.4 है और नेक्स्ट 40 का जो रेट है वो 0.6 है। तो इस तरह जो है वो आप एक फंक्शन बना के इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं जिसमें आपको कोई एम्बिग्विटी नहीं होगी और उसमें जो मिस्टेक है उसके चांसेस भी कम होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, द साइज ऑफ बैक्टीरियल पॉपुलेशन एट टाइम टी, द टाइम इन डेज, टाइम का यूनिट है यहाँ वहाँ पे डेज है, इज द फंक्शन ऑफ p इक्वल टू 3000 माइनस 2000 ओवर 1 प्लस टी स्क्वेयर। अब 1 प्लस टी स्क्वेयर जो है ये 2000 ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन है तो। So determine the initial population and population size after 2 days on diagnosis. Also calculate the dose of drug if 1 milligram is required to control the size of 10 bacteria. अब इसमें इसमें हमें एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि यूज़ होगा पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया को कैलकुलेट करने के लिए। अब इसमें जो टी है ये पॉपुलेशन है और जो इसमें टी है ये है टाइम इन डेज। अब हुआ क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, या किसी को कोई बैक्टीरिया ने अटैक किया है, वायरस ने अटैक किया है, तो वो बॉडी में जाके क्या करते हैं फिर अपनी आपको कल्चर करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है आजकल इसका कोविड का चला हुआ है, पहले डेंगू या टाइफाइड का था या हेपेटाइटिस है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब बॉडी में ग्रो करते हैं तो वो अपनी पॉपुलेशन को जो है इंक्रीज करते हैं। अब हुआ क्या है कि जो बॉडी में एंटर हो गए हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनकी जो सिम्टम्स हैं वो आफ्टर 2 डेज पता चली है, ठीक है। क्योंकि जो स्टार्ट में तो जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो काउंटर कर रही होती है इनको, लेकिन जैसे जैसे इम्यूनिटी वीक होती है तो फिर इनके इफेक्ट्स जो हैं वो इसके सिम्टम्स जो है वो आने शुरू हो जाती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 2 डेज जो है वो डायग्नोज हुआ है, ठीक है। तो आपने इसकी इनिशियल पॉपुलेशन और पॉपुलेशन आफ्टर 2 डेज जो है कैलकुलेट करनी है और फिर आपने ये बताना है कि अगर आपको पॉपुलेशन का पता चल जाता है कि बॉडी में इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर चुके हैं तो उसके लिए फिर आपने जो डोज है, ठीक है, वो भी डिसाइड करनी है कि इसको हम कितनी डोज दें मेडिसन की। अगर वो ड्रग जो है उसका 1 मिलीग्राम 100 बैक्टीरिया सॉरी 10 बैक्टीरिया जो है उसको कंट्रोल कर सकता है। तो इनिशियल पॉपुलेशन जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल पॉपुलेशन का मतलब ये है कि व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्ट में है तो आप टी की वैल्यू 0 पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। इसी तरह आफ्टर 2 डेज तो आप टी की वैल्यू 2 पुट करेंगे यहाँ पे एंड यू विल गेट द आंसर कि आफ्टर 2 डेज पॉपुलेशन कितनी है। तो जो भी आपके पास पॉपुलेशन आएगी, अब क्योंकि 1 मिलीग्राम 10 को कंट्रोल करता है, 110 का इसमें है रेशो, तो आपके पास जो भी आप पॉपुलेशन आएगी आप उसको क्या करेंगे 10 से डिवाइड करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। तो ये जो है ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, जैसे कि आपको पता है कि जो स्पोर्ट्समैन होते हैं या आर्मी मैन है तो उनकी जो डाइट प्लान होता है वो बड़ा कंट्रोल्ड होता है कि उसमें जो है ना बड़ी बैलेंस डाइट जो है उन्हें लेनी होती है टू मेंटेन द स्टेमिना। अब फॉर एग्जांपल जो डेली इनटेक है प्रोटीन की और पर्सन दैट इज 75 ग्राम। अब इसमें जो यूज़ कर सकता है वो ड्राई लेंटाइल्स हैं उसके पास, जैसे बॉर्डर एरियाज हैं या किसी को अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो ड्राई लेंटाइल्स यानी कि दालें और सोयाबीन्स वगैरह जो है वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो
इसी तरह अगर कोई ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर जो है वो फॉर एग्जाम्पल कोई हंगामी सूरत हाल है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे आपको ड्राई फूड जो अवेलेबल है तो आप उसको यूज़ करके सर्वाइव कर सकते हैं। तो अब 1 ग्राम अगर आपके पास लेंटाइल्स हो तो उसमें 0.26 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है। इसी तरह अगर 1 ग्राम सोयाबीन है तो उसमें एक्चुअली 0.35 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है। तो अब आपने जो है वो सोयाबीन और लेंटाइल्स जो हैं उनसे अपनी डेली जो इनटेक है 75 ग्राम्स की वो आपने फुलफिल करनी है। अब ये है कि आप सोयाबीन कम खा रहे हैं, लेंटाइल ज़्यादा खा रहे हैं, लेंटाइल कम खा रहे हैं या सोयाबीन ज़्यादा खा रहे हैं, तो अब इसको आपने जो है वो बैलेंस करना है। ठीक है, अब आपने एक फंक्शन बनाना है कि अगर कोई सोयाबीन ज़्यादा खा रहा है तो फिर उसको लेंटाइल कितनी खानी चाहिए, या अगर लेंटाइल ज़्यादा खा रहा है तो उसको सोयाबीन कितनी खानी चाहिए। इसी तरह ये फंक्शन जो है वो एग और मीट के लिए भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा ये वीट और राइस के लिए भी बनाया जा सकता है। इसी तरह चीज़ और बटर के लिए बनाया जा सकता है। ये फंक्शन जो है वो किसी भी टाइप की डाइट के लिए बनाया जाता है। इसके अलावा जो 3 मेन टाइप्स हैं जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और फैट है, इसके लिए भी बनाया जा सकता है। तो what is the relationship between X and Y that exactly satisfy his protein requirement? अब इस सिचुएशन में देखें कि उसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है दैट इज 75 ग्राम, इससे ज़्यादा उसने नहीं लेनी। ठीक है, उससे ज़्यादा जो है वो अलाउड नहीं है, क्योंकि फैटी हो जाएगा या उसका स्टेमिना लो हो जाएगा या ओबेसिटी आ जाएगी। तो आइडियल रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी की टू स्पेंड अ हेल्दी एंड एक्टिव लाइफ। नेक्स्ट जो है 1 ग्राम जो लेंटाइल है उसमें 0.26 ग्राम प्रोटीन है, और जो सोयाबीन है 1 ग्राम इसमें 0.35 ग्राम। तो अब अगर वो लेंटाइल लेता है, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल वो लेता है X ग्राम, और अगर वो सोयाबीन लेगा तो दैट इज Y ग्राम। तो हमने लेंटाइल के लिए X ग्राम एक्स रख लिया है अननोन, और सोयाबीन के लिए Y रख लिया। तो अगर 1 ग्राम लेता है, देखें जैसे अगर 1 ग्राम लेता है लेंटाइल तो उसमें 0.26 ग्राम है। तो X ग्राम अगर खाएगा तो उसमें कितना होगा 0.26 इंटू एक्स। इसी तरह अगर 1 ग्राम सोयाबीन में 0.35 ग्राम है तो Y ग्राम सोयाबीन में कितना होगा 0.35 Y। तो डेली इंटेक जो है वो 75 होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोनों को मिला के। तो हम क्या करेंगे, डेली इंटेक लेंटाइल एंड सोयाबीन तो वो 0.26x प्लस 0.35Y। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सोयाबीन जो है वो 100 ग्राम यूज़ करता है तो वाई क्या होगा 100। तो वो जो भी आंसर आएगा उसको हम माइनस कर देंगे 75 में से, हमारे पास से रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी लेंटाइल की, कि वो अब लेंटाइल जो है नहीं खा सकता। इसी तरह अगर हम यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल वीट का वेट लिखें और हम ये निकालना चाहें कि राइस कितने खा सकता है तो वो भी निकाला जा सकता है। इसी तरह अगर हम इसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, सब के लिए जो है वो फंक्शन बनाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन इसमें यह फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। अब जैसे हमने प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा है कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाता है। अब हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज 8 PV² माइनस P² प्लस PV माइनस 240 इक्वल टू 0। वो कह रहा है फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ P। अब कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके पास बड़ा कॉम्प्लेक्स रिजल्ट आ जाते हैं, तो फिर आपने वहाँ पर कंसेप्चुअली जो है वो एक्सप्लेन करना होता है कि व्हाट डज इट मीन, इस रिजल्ट का जो है या इस आंसर का मतलब क्या है। तो अब रिक्वायरमेंट क्या होता है, फाइंड अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ V व्हेन P इज इक्वल टू 10। प्रेशर की वैल्यू जो है वो 10 है, तो देयर शुड बी अ पॉजिटिव वैल्यू ऑफ V। तो इसलिए कि कोई भी अगर ये कैन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
हैं, अगर कोई भी जो सब्सटेंस जो है वो अगर एग्जिस्ट करता है तो इट मस्ट हैव सम वेट एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम किसी गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम गैस, वहाँ पर कोई गैस होनी चाहिए, और अगर कोई गैस वहाँ पर है तो उसका डेफिनेटली कोई वॉल्यूम होगा। अगर वैल्यू माइनस आती है वॉल्यूम की, इसका मतलब है कि वहाँ पर तो कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो कि इम्पॉसिबल है। तो फिर हम एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहे हैं, तो इसलिए पॉजिटिव वैल्यू जो है जी की दैट इज जस्टिफाइबल, नेगेटिव वैल्यू जो है वो जस्टिफाइबल नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, पी की वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 8 10 बी स्क्र माइनस 10 स्क्र प्लस 10 बी माइनस 240 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये फिर एक क्वाड्रिक फॉर्म बन जाएगी। अब क्वाड्रिक जो होती है उसको सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो उसको फैक्टराइज कर दें हम, या फिर इसके ऊपर हम क्वाड्रिक फॉर्मूला लगाएं। अब ये मुझे फैक्टराइज हो सकता है तो इसको हम फैक्टराइज करेंगे, और फैक्टराइज करके जो है हमारे पास दो वैल्यू आ जाएंगी, दैट इज -17/8 एंड p इज इक्वल टू 2। तो माइनस वाली वैल्यू जो है दैट इज नॉट जस्टिफाइएबल, वॉल्यूम माइनस नहीं हो सकता अगर वहाँ पे कोई मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए जो वॉल्यूम की ट्रू वैल्यू है दैट इज 2। तो इस तरह हम एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन से बेशुमार जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व भी कर सकते हैं, और हम उनको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बाय मेकिंग देयर फंक्शन। तो ये फंक्शन और रिलेशन का जो है पार्ट कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लिमिट को डिस्कस करेंगे कि लिमिट जो है उसको, उसका कंसेप्ट क्या है और उसको हम कैसे यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन द